हेलो एवरीवन। बेटा देखो, आज हम बात करेंगे एडमिशन चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ रिजर्व्स और फंड के बारे में। ठीक है बेटा, हमने 11th क्लास में पढ़ा था रिजर्व्स होते हैं हमारे पास। रिजर्व्स का सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो इनका मतलब होता है गुल्लक, सेविंग्स, जो ओनर ने अपने प्रॉफिट्स में से फ्यूचर की कुछ होने वाली कंटिजेंसीज़ के लिए, एमरजेंसीज़ के लिए प्रॉफिट निकाल के रखा होता है। ठीक है, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ पैसा निकाल के सेपरेट रखा होता है। ये बेटा क्या होते हैं हमारे रिज़र्व। फिर जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था, कुछ रिजर्व्स होते हैं स्पेसिफिक, कुछ होते हैं जर्नल। स्पेसिफिक मतलब बेटा जिनके साथ पर्पस लगा होता है, लाइक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और जनरल रिजर्व का मतलब हो गया जिनके साथ कोई पर्पस नहीं होता। इसका एक और एग्जांपल बेटा जनरल रिजर्व भी है, रेवेन्यू रिजर्व भी है, इनके साथ कोई पर्पस अटैच नहीं होता। ठीक है, इसी तरह के बेटा हम कुछ रिजर्व्स की आज बात करेंगे और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनका चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ चैप्टर्स में क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेटा सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बेटा हम शॉर्ट में IFR भी बोलते हैं। बच्चे अक्सर इनके ट्रीटमेंट में कंफ्यूज रहते हैं, तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपल मेथड से समझाऊंगा, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। बेटा अगर मैं IFR की बात करूं तो IFR का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स में, IFR का मतलब होता है सिंपल वर्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस को कवर करने के लिए बनाया गया रिजर्व। इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस को कवर करने के लिए बनाया गया रिजर्व। ठीक है, देखो बेटा हमने डेफिनेशन भी क्या लिखी इसकी, IFR इज़ अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये बात तो बेटा हमने पहले भी पढ़ी कि बनता कहाँ से, प्रॉफिट से। टू मीट द फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड IFR। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू में कोई फॉल होता है, ठीक है जी, तो उसके लिए जो हम रिजर्व बनाते हैं उस रिजर्व को क्या कहते हैं हम, IFR। देखो बेटा अब हम IFR का प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट समझते हैं। देखो सपोज ये हमें एक बैलेंस शीट गिवन है, A और B पार्टनर है, C न्यू बिजनेस में एडमिट होता है और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ C, ये हमें बैलेंस शीट गिवन है। इस बैलेंस शीट में बेटा हमें पता ही है ये हमारी कौन सी साइड है, ये एसेट साइड है और ये लाइबिलिटी साइड है। एसेट साइड इन्वेस्टमेंट गिवन है 30,000 और ब्रैकेट में लिखा है इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा 28,000, और यहाँ IFR पड़ा है मेरे पास 50,000। अब समझते हैं बेटा, सपोज अगर यहाँ IFR है ही नहीं तो क्या होगा। अगर IFR है ही नहीं तो भी बेटा ये हमारा क्या है, लॉस है ना। मार्केट वैल्यू गिवन है इसकी, तो ये इनडायरेक्ट एडजस्टमेंट हो गया, तो ये 2,000 रुपये का बेटा मेरा क्या हो गया, लॉस। तो ये 2,000 रुपीज़ का जो लॉस है इसको मैं कहाँ लिखूंगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट में, और न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितनी पोस्ट करूंगा बेटा 28,000 रुपीज़। अब समझते हैं बेटा अगर IFR गिवन है तो यहाँ पे IFR गिवन है लाइबिलिटी साइड। हमने जैसा कि बोला ही था बेटा, समझाया था आपको, IFR का क्या मतलब होता है, क्या पर्पज़ होता है, इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस को कवर करना। अब बेटा मुझे यहाँ कितने का लॉस हो रहा है, 2,000 रुपीज़ का। अब समझेंगे ये जो 2,000 का लॉस है ये किससे कवर हो जाएगा, IFR से। लॉस ऑफ रुपीज़ 2,000, अगर मैं आपको समझाऊं, लॉस ऑफ रुपीज़ 2,000 ऑन अकाउंट ऑफ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, on account of decrease in the value of investment will be charged from IFR। बेटा 2,000 का लॉस तो किससे चार्ज हो गया हमारा, IFR से। ठीक है, अब हमारे पास IFR कितना रह गया बेटा 3,000, क्योंकि ये हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग बेटा मेरा 3,000 रुपीज़ का रिजर्व है, रिमेनिंग रुपीज़ 3,000 ऑफ IFR है ना बेटा, इसको हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट किस में, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में, क्योंकि इस रिजर्व का न्यू पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। ये सेविंग्स तो ओल्ड पार्टनर्स ने की थी, अपने प्रॉफिट में से पैसा एक्यूमुलेट किया था, तो ये प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में जो रिमेनिंग 3,000 का ये चला जाएगा। और इन न्यू बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट बेटा कितनी रिकॉर्ड होगी बताएं, इन न्यू बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड होगी बेटा 28,000 एट इट्स मार्केट प्राइस। बच्चों बात समझ में आई। अब मैं आपको इसकी जर्नल एंट्री समझाता हूँ। बेटा जर्नल एंट्री अगर हम समझेंगे तो ये IFR है मेरा, रिजर्व जो भी होते हैं क्रेडिट बैलेंस होते हैं, ये क्रेडिट बैलेंस जो था मेरा ख़त्म हो गया, मैंने इसको पूरे को खर्च कर दिया, तो IFR बेटा डेबिट में आ जाएगा, क्योंकि यूज़ हो रहा है, मेरा रिजर्व्स डिक्रीज़ हो रहे हैं।
इन्वेस्टमेंट एसेट्स है 2000 रुपीज़, इसकी जो वैल्यू है रिड्यूस हो रही है तो ये क्रेडिट में आ जाएगी और 3000 रुपीज़ पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन गई हमारी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये जो पूरा 5000 का रिजर्व था, पूरा 5000 का रिजर्व हमने यूज़ कर लिया। इन्वेस्टमेंट 2000 डिक्रीज हो गया तो क्रेडिट में, और रिमेनिंग जो 3000 है बेटा ये हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो IFR डेबिट 5000, टू इन्वेस्टमेंट 2000, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3000, और ये 3000 कौन सी रेशो में करेंगे बेटा, ओल्ड रेशो में। देखो बेटा अब इसका हम अगला केस समझते हैं। इसमें बैलेंस शीट में देखो मेरे पास इन्वेस्टमेंट है 30,000, अगेन मार्केट वैल्यू कितनी हो गई बेटा इसकी 28,000, 2,000 से मार्केट वैल्यू कम हो गई, 2,000 का लॉस हो रहा है, और सामने IFR मेरे पास कितना पड़ा हुआ है बेटा, लाइबिलिटी साइड 1,000। तो अभी IFR जो 1,000 पड़ा हुआ है बेटा, इसका क्या मतलब है, ये इन्वेस्टमेंट से होने वाले लॉस को कवर करने के लिए मेरे पास रिजर्व है। बट मेरे पास मार्केट वैल्यू कितनी है अभी 28,000, तो 2,000 रुपीज़ का क्या हो रहा है बेटा मुझे लॉस। बट ये 1,000 का जो लॉस है ना बेटा, वो तो IFR से कवर हो जाएगा, समझेंगे। जो 1,000 रुपीज़ का लॉस है वो किससे कवर हो जाएगा, IFR से। कितना कवर हो गया बेटा, 1,000 रुपीज़। IFR तो पूरा फिनिश हो गया, बट स्टिल लॉस अभी भी मेरे पास 1,000 का बचा हुआ है ना। तो जो 1,000 का लॉस है, रिमेनिंग लॉस, जो रिमेनिंग लॉस है बेटा 1,000 रुपीज़ का, वो कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। कौन सी साइड, डेबिट साइड, क्योंकि ये तो पता ही है हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से करते हैं अगर एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है तो। ठीक है, ये बेटा इसका लॉस पूरा ख़त्म हो गया। और इन न्यू बैलेंस शीट, इन न्यू बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट बेटा कितने की नज़र आएगी, ये तो जैसा कि हमने पहले समझा था, इन्वेस्टमेंट कितने की नज़र आएगी, 28,000 रुपीज़ की। ठीक है बेटा, अब इसको हम इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं। देखो बेटा अब इसकी हम जर्नल एंट्री की बात करते हैं। तो IFR हमारा एक रिजर्व यूज़ हो गया 1,000 का, IFR डेबिट। 1,000 का लॉस था, रीवैल्यूएशन में चला गया तो रीवैल्यूएशन डेबिट। तो इन्वेस्टमेंट कितने की रिड्यूस हो गई बेटा हमारी, पूरे 2,000 रुपीज़ की। ठीक है, जो टू इन्वेस्टमेंट आ गया बेटा हमारा 2,000। अब हम इसका बेटा करते हैं थर्ड केस। बेटा देखो अब हम बात करते हैं इसके थर्ड केस की। इस केस में देखो बेटा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 30,000, मार्केट वैल्यू है 38,000 और IFR है 2,000। अब बेटा यहाँ तो मार्केट वैल्यू बढ़ गई, यानी कि मुझे इन्वेस्टमेंट का तो लॉस हो ही नहीं रहा, ये तो लॉस होने की जगह मुझे क्या हो गया, गेन हो गया। अब गेन हो गया तो अच्छी बात है, ये 8,000 का गेन तो कहाँ चला जाएगा, रीवैल्यूएशन में। ठीक है, देखो ये जो हमारे को गेन हुआ बेटा 8,000 रुपीज़ का जो गेन हुआ ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कहाँ चला जाएगा बेटा, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में। IFR यूज़ ही नहीं हुआ, इसको न्यू बैलेंस शीट में मुझे कैरी नहीं करना होता, तो IFR को बेटा हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। डन। अब बेटा न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितनी जाएगी, न्यू बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितनी रिकॉर्ड होगी, 38,000। गॉट इट। आई होप आपको सारे केस समझ में आए होंगे। बेटा इसमें और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एक ओरली समझाऊं, ये मार्केट वैल्यू भी 30,000 है, इन्वेस्टमेंट भी 30,000 है, मार्केट वैल्यू भी 30,000 है, या इसकी मार्केट वैल्यू गिवन ही नहीं है, तो बेटा दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट पे आपको कोई भी लॉस नहीं हो रहा, तो फिर IFR को क्या कर दोगे आप, पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट। देखो बेटा अगला रिजर्व है, हम अगले रिजर्व की बात करेंगे अब, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। ठीक है, ये बेटा रिजर्व होता है, जो ओनर होता है वो अपने प्रॉफिट में से, यानी कि पार्टनर्स फर्म्स अपने प्रॉफिट में से बनाते हैं टू मीट द लायबिलिटी रिगार्डिंग वर्कमैन कंपनसेशन, कि अगर कोई मिसहैपनिंग होती है और हमें वर्कर्स को कुछ देना पड़ जाता है बेटा, तो वो क्या कहलाता है हमारा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि प्रॉफिट में से हमने कुछ पैसा एक गुल्लक बनाई उसमें डाला और वो पैसा पर्टिकुलरली हम यूज़ करना चाहते हैं फॉर वर्कर्स कंपनसेशन, तो दैट रिजर्व इज़ नोन एज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा इसकी लायबिलिटी अराइज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये तो हमने बना लिया एक रिजर्व। ठीक है, अब इसको समझते हैं बेटा। देखो एट द टाइम ऑफ एडमिशन बैलेंस शीट में WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है मेरे पास 10,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसका केस 1, अगर बेटा मेरे पास इसके रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट या कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, अब WCR के रिगार्डिंग मेरे पास एडजस्टमेंट में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हमने देखा बेटा है तो रिजर्व ही है, तो प्रॉफिट का पार्टी ना, तो हम क्या करेंगे, इसको
ये पूरा पूरा 10,000 बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैपिटल के क्रेडिट में ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। देखो कैपिटल क्रेडिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, पूरा पूरा रिजर्व को हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट। अभी न्यू बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा। देखो बेटा अब हम बात करते हैं इसके केस 2 की। जो वर्कमैन कंपनसेशन का हमारा क्लेम है वो 15,000 और पुरानी बैलेंस शीट में बेटा कितना अपीयर था, ये 10,000। पुरानी बैलेंस शीट की अमाउंट हम सेम अज्यूम कर रहे हैं। बेटा वो जो वर्कमैन का क्लेम है हमारा इंक्रीज हो गया ना, कितने से, 5,000 रुपीज़ से। तो ये 5,000 से इंक्रीज हो गया हमारा क्लेम, तो ये लॉस हो गया बेटा हमारे लिए। तो ये 5,000 रुपीज़ का जो लॉस है हम कहाँ डेबिट कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। न्यू बैलेंस शीट में इसको कितना पोस्ट करेंगे हम, 15,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसकी बेटा मुझे जर्नल एंट्री समझनी है। तो इसकी जर्नल एंट्री मेरे पास आ जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000, WCR डेबिट 10,000, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हो गया बेटा मेरा, 15,000। यानी कि जो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है वो मैं कितना मुझे पे करना है, 15,000 रुपीज़। और ये जो 5,000 रुपीज़ का लॉस हुआ मेरा, ये रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, तो रीवैल्यूएशन का लॉस इंक्रीज हो गया। तो लॉस इंक्रीज हुआ तो बेटा ये जो 5,000 का लॉस है ये भी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में। ठीक है, चलिए इसका थर्ड केस समझते हैं बेटा। देखो थर्ड केस में हम बेटा बात करेंगे इसकी। अब वर्कमैन का जो क्लेम है ना वो हो गया मेरे पास 7,000। ओल्ड बैलेंस शीट में वर्कर का क्लेम कितना नजर आ रहा है बच्चे, 10,000। ओल्ड बैलेंस शीट में ये पड़ा हुआ है 10,000, बट जो एडजस्टमेंट है मुझे क्वेश्चन की उसमें कह रहा है जी ये क्लेम है 7,000 ही है। तो बेटा मेरे को 3,000 का क्या हो गया, गेन। अभी जो 3,000 रुपीज़ है ना हम क्रेडिट कर देंगे कैपिटल अकाउंट में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और न्यू बैलेंस शीट में WCR कितना जाएगा, 7,000। अब बच्चे कुछ कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो 3,000 रुपीज़ है ये तो हम रीवैल्यूएशन भी डाल सकते हैं। यस डेफिनेटली, हम इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी डाल सकते हैं। अगर ये 3,000 को मैं रीवैल्यूएशन में डालूंगा बेटा, तो जो रीवैल्यूएशन का गेन होगा वो बढ़ा हुआ गेन भी तो अल्टीमेटली किधर आएगा, मेरे पास कैपिटल में ही जाएगा ना। तो इसको हम रीवैल्यूएशन में भी डाल सकते हैं, बट इट्स बेटर कि मैं इसको रीवैल्यूएशन की जगह डायरेक्टली कहाँ पोस्ट कर दूँ, कैपिटल अकाउंट में। तो इसकी जर्नल एंट्री बेटा मेरे पास क्या होगी, WCR डेबिट 10,000 जो पुराने वाला था, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3,000 मेरे पास मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, प्रोविजन वर्ड हम नहीं लगाते, जो वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम है वो मेरा कितना रह गया बेटा, सिर्फ 7,000। आई होप आप सभी को मैं वर्कमैन कंपनसेशन समझ में आया होगा। देखो बेटा अब हम बात करेंगे अपने तीसरे फंड की, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। अभी तक हमने बात की बेटा दो चीज़ों की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब हम बात करेंगे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। बेटा ये उन दोनों से ना बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो क्या था, ओनर ने अपनी इच्छा से, पार्टनर्स ने अपनी इच्छा से अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रखा। ठीक है जी, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। बट एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है ये हमारी प्योर एक्चुअल में लाइबिलिटी होती है ओनर की टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़। ठीक है, इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ लेमैन भाषा में, तो बेटा ये एम्प्लॉयज़ का ही पैसा है, ये एम्प्लॉयज़ का ही पैसा है जो ओनर के पास रखा हुआ है। तो इसका ओनर पे, पार्टनर पे, बिजनेस का कोई हक इस पैसे पे नहीं होता। तो ये पैसा डायरेक्टली क्लियरली किसको बिलोंग करता है, एम्प्लॉयज़ को बिलोंग करता है। तो याद रखेंगे ईपीएफ को हम कभी भी कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट बेटा नहीं करेंगे। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड और ईपीएफ में एक मेजर डिफरेंस यही रहेगा बेटा, उसको हम कैपिटल में भी डाल देते हैं बट ये कभी भी कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, या तो ये रीवैल्यूएशन में जाएगा या न्यू बैलेंस शीट में हमारे पास जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस, ईपीएफ 10,000 रुपीज़ है। फर्स्ट एडजस्टमेंट में हम कहते हैं बेटा अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं है रिगार्डिंग ईपीएफ, तो बेटा हम इसका क्या करेंगे, ये जो 10,000 रुपीज़ है अभी हमने समझा ये मेरी एक्चुअल लाइबिलिटी है, तो इसको मैं डायरेक्टली उठा के कहाँ पोस्ट कर दूंगा, न्यू बैलेंस शीट में डाल देंगे, उसका और कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन करने की ज़रूरत नहीं है। केस 2 में आते हैं बेटा हम। केस 2 में क्या कह रहा है हमें कि जो मेरा ईपीएफ है वो एडजस्टमेंट में उसकी वैल्यू गिवन है जी 15,000। देखो पुरानी बैलेंस शीट में ईपीएफ कितना है, 10,000। एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है, ईपीएफ का क्लेम कितना आ गया, 15,000। दैट मीन्स मुझे एम्प्लॉयज़ को 15,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो बेटा 5,000 रुपीज़ से मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो 5,000 से मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, तो 5,000 रुपीज़ को कहाँ डेबिट कर देंगे बेटा हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और न्यू बैलेंस शीट में कितना जाएगा ईपीएफ, 15,000 रुपीज़। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री समझाऊं बेटा।
ये 5000 रीवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, लॉस है तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा बेटा। तो जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। और क्योंकि लॉस इंक्रीज हो गया तो रीवैल्यूएशन का जो लॉस होता है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ठीक है बेटा, याद रहेगा। थर्ड केस समझते हैं बेटा। अब जो ईपीएफ का क्लेम है वो मेरा हो गया 7000 रुपीज़। देखो पुरानी बैलेंस शीट में कितना पड़ा था, 10,000। अब ईपीएफ का क्लेम कितना हो गया, 7000। तो यानी कि 3000 का गेन हो गया। तो 3000 में क्रेडिट करूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में, और न्यू बैलेंस शीट में कितना पोस्ट करेंगे, 7000। बेटा बहुत काम की बात समझेंगे। अगर मैं ये 3000 रुपीज़, कुछ बच्चों को बहुत डाउट होता है, रीवैल्यूएशन में ना डाल के कैपिटल के क्रेडिट में डालता तो भी बेटा मेरा कैपिटल अकाउंट का आंसर तो सेम आता। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये 3000 मैंने रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाले तो रीवैल्यूएशन का गेन बढ़ गया। रीवैल्यूएशन का गेन बढ़ा तो आएगा तो वो भी अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में ही ना। ठीक है, बट अगर आप इसको कैपिटल में पोस्ट कर दोगे तो वो डेफिनेटली गलत हो जाएगा, टीचर उसको कट कर देगा। तो मुझे ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने समझाया ये एक्चुअल लायबिलिटी है तो लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो 3000 आपको रीवैल्यूएशन ही क्रेडिट करना है। और न्यू बैलेंस शीट में इस केस में कितना जाएगा, 7000। अब बेटा हम इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं। 3000 रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में गया तो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, और रीवैल्यूएशन का हमारा गेन इंक्रीज हो गया तो कैपिटल के क्रेडिट में जाता है। अगर रीवैल्यूएशन में गेन होता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप बेटा आप सभी को ये तीनों चीज़ों का, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड ईपीएफ, एंड हमने एक और पढ़ा था बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन एंड आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आई होप तीनों को, ये तीनों पॉइंट्स आपको बेटा बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।